हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका आज के हमारे सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के आईडीटी के रिवीजन में। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चेक कर लीजिए एक दफ़ा, फिर उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ कंफर्म ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आपको? जल्दी से बताएं, बस उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत आप सबका सीओसी एजुकेशन में, स्वागत आप सबका सीएमए फाइनल आईडीटी रिवीजन में। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछली मुलाकात में हमने एडवांस कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी फिनिश किया था। आज हम डिमांड एंड रिकवरी शुरू करेंगे और उसे पूरा करेंगे। I'm good, Pradeep. Hope the same for all of you. Yes, all set. Shall we start? चलो, all clear. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज के हमारे टॉपिक में जो टोटल कॉन्सेप्ट हैं वो कुल 17 कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपको याद होगा हमारे पास 18 कॉन्सेप्ट थे। आज के हमारे चैप्टर में 17 कॉन्सेप्ट हैं डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी में। लेकिन डिमांड और रिकवरी अंडर जीएसटी के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा बड़ा मसाला नहीं है, तो इनको हम गारंटीड रूप से बात कर सकते हैं कि हाँ ये आज समाप्त हो जाएंगे। कोई एक आध टॉपिक बचेगा तो अगली मुलाकात में उसको कर लेंगे, पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन अपना नियम ऐसा नहीं है कि 17 में से 16 कॉन्सेप्ट हमारे आज हुए तो अगली लेक्चर में अपने को अगला शुरू करना है तो हम 17वां छोड़ देंगे। आइए, सबसे पहला टॉपिक है डिमांड के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। ये जो वर्ड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वैसे तो आप इसका मतलब समझते होंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो सुनवाई के लिए उपस्थित होती है आपके सामने, या यूं कह लीजिए जिसके सामने हम जाते हैं न्याय मांगने। अथॉरिटी जो फैसला सुनाती है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेशन करती है, ये याद रखना बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कुछ नाम याद कर लेने हैं किन किन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बड़े हैं लेकिन वो फैसले नहीं सुनाते। मेरी बात ध्यान से सुनना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलते हैं? जो फैसले सुनाती है अथॉरिटी, जो सुनवाई करती है। मेरे सामने आपके सामने अभी कुछ नाम मैं लिखूंगा, मैं आपको नाम शो करूंगा। वो लोग, वो अधिकारी, वो डिपार्टमेंट देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्योंकि उसका काम फैसले सुनाना नहीं है इसलिए उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। ये देखिए आप, पहला सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसको अब हम इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कहते हैं, सीबीईसी की जगह सीबीआईसी। रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपेलेट अथॉरिटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये जो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 नाम हैं, ये सबसे बड़े नाम हैं, लेकिन इनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहा जाता। ठीक है भाई, चलो। तो पहला टॉपिक क्लियर है हम सबको? पहले टॉपिक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सब लोग चेक कर लीजिए कि पहला टॉपिक क्लियर है। ऑल ऑफ यू? यस। सो नाउ वील बी डूइंग द सेकेंड टॉपिक, मॉनेटरी लिमिट्स टू इशू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं उनको कितने रुपए पर किस अधिकारी को शक्ति मिली हुई है नोटिस इशू करने की। यहां पर जो कॉलम्स हैं उनको देखकर हो सकता है आपको थोड़ी हैरानी हो। यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर ऑफिसर का नाम है पहले बॉक्स में, पहले कॉलम में। उसके बाद सीजीएसटी है, उसके बाद आईजीएसटी है, और फिर सीजीएसटी और आईजीएसटी है। यहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखेगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि हम हर स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए अपने नियम नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया कि नहीं हम तो इतने लाख पर आपको इंक्वायरी कर लेंगे,
तो फिर वहां उतने लाख पर इंक्वायरी होने लगेगी। वैसे अभी किसी राज्य सरकार के केस में ऐसा हुआ नहीं है कि सेंट्रल जीएसटी में तो लिमिट कुछ और हो और स्टेट जीएसटी में कुछ और हो। अभी तो आजकल जो सेंट्रल जीएसटी में लिमिट है वही स्टेट जीएसटी में लिमिट है। तो आजकल ऐसा है नहीं कि आपको स्टेट जीएसटी की लिमिट कोई और नजर आएगी, अभी तो दोनों की लिमिट सेम है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है उसकी लिमिट अलग अलग है, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं। जो सीजीएसटी है उसी में वही एसजीएसटी की भी लिमिट होगी। और अगर सीजीएसटी का अधिकारी मान लो नोटिस भेज देता है तो हम यही मानते हैं कि एसजीएसटी के अधिकारी ने भी भेज दिया। अगर सेंट्रल लेवल पर एडजुडिकेशन हो गया तो मान लेते हैं स्टेट पर हो गया, और स्टेट लेवल ने नोटिस भेज दिया तो मान लेते हैं सेंट्रल पे हो गया। कम से कम इतना तो रहम है, कम से कम आप डबल तो नहीं फंसते। तो देखो भाई क्या है, पहला अधिकारी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, दूसरे हैं डीसी और एसी डेप्यूटी और असिस्टेंट, तीसरे हैं एडिशनल और जॉइंट, और उसके बाद है डीजी इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस। तो अगर हम सेंट्रल जीएसटी की बात करें तो 10 लाख तक के मामले सुपरिंटेंडेंट के पास हैं, 1 करोड़ तक के मामले डीसी एसी के पास हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा बिना किसी लिमिट के वो एडिशनल और जॉइंट के पास हैं। तो ये 3 तो चलो स्लैब वाइज चल रहे हैं, लेकिन इसे देख रहे हो इंटेलिजेंस वाले डीजी को, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स है डायरेक्टर जनरल का नई दिल्ली में है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। डीजी इंटेलिजेंस का दिल है भाई, कितने रुपए पर कब किसको नोटिस भेजना है। तो सेंट्रल जीएसटी में तो ये लिमिट है। आईजीएसटी की जो लिमिट है वो बस सेंट्रल की डबल है। देख लो आप, 10 लाख का 20 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़, 1 करोड़ का 2 करोड़। इंटेलिजेंस वाले में कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल और आईजीएसटी दोनों का मुद्दा है तो लिमिट 4 गुना नहीं हो रही है, पता चला तुम इसको फिर डबल कर दो। जो आईजीएसटी वाली लिमिट है वही C+I वाले में है, देख लो आप ध्यान से, वही 20 लाख, वही 20 लाख, वही 2 करोड़, वही 2 करोड़ विदाउट एनी लिमिट। जैसे ही आप चैप्टर कर रहे हो ना सर, इनके बीच में करते करते मान लो तुम्हारा मन करे ये सोचने का कि इस पर कैसे सवाल बन सकता है, इतनी छोटी बातों पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो अपना दिमाग न चलाना तुम, और अपना मन मत बदलना तुम, ये सोचने का कि चलो इसको पढ़ के चले जाते हैं, क्या पता तुम्हारा दिल करे यार ये कौन पूछ रहा है, छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है। सुनने में चीज़ें बहुत आसान है और है भी आसान, लेकिन क्या है ना कि पेपर में ये सब आ जाती हैं। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। हाईएस्ट अमाउंट वाले जो शब्द हैं ये क्या है? अरे जैसे एक ही असेसी को ना, एक ही टैक्स पेयर को 2-4 अधिकारियों से नोटिस आ गया, मान लो इंटेलिजेंस से भी नोटिस आ गया और वो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर से भी नोटिस आ गया, तो क्या होगा? हम एक ही मामले में वहां भी पेशी दें और हमें उसी मामले में वहां भी पेशी दें, तो कैसे बचेंगे हम? जिसका अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं उसे, डिमांड ज्यादा है, हमें वहां पर जाके एडजुडिकेशन करवा लेना है। देखो, इन केस शो कॉज नोटिसेस हैव बीन इशूड ऑन सिमिलर इश्यूज टू अ नोटिसी and made answerable to different levels of adjudicating authorities within a commissionerate। एक ही कमिश्नरेट में कई अधिकारियों ने चिट्ठी भेज दी हमें। Such show cause notices should be adjudicated by the adjudicating authority competent to decide the case involving the highest amount of central tax। जिसके नोटिस में सबसे ज्यादा रकम डिमांड की मांगी गई होगी वही सारा का सारा केस सुनवाई करेगा। क्लियर हो गई जी बात? तो हमारे जो 2 टॉपिक थे वो पूरे हो गए। भाई ध्यान से देखो प्लीज, हाँ या ना करते रहना। यदि तुमने हाँ करा तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हें समझ ना आए तो ना जरूर करना, ज्यादा पुण्य मिलेगा। बात को समझने पर हाँ करनी है, पता चला बस अगले टॉपिक पे बढ़ने के लिए तुमने हाँ कर दी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर हम आते हैं। टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस, इसको अच्छे से याद कर लो। सब लोग यस और नो लिखते रहेंगे बीच बीच में। हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ चुके हैं। देखो, मैं तो अपने कॉन्सेप्ट जो टोटल 17 है उसका जो आपको यहाँ फाइल मिली है उसका प्रिंट आउट लिए बैठा हूँ, लेकिन क्या है कि वो ऐसे एक एक पन्ना हटाते रहते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आता है जब आप लोग यस टाइप करते हैं। तो टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस एंड एडजुडिकेशन मतलब ऑर्डर क्या है? थोड़ा सा ना एक न्यायपूर्ण बात सोचो, एक नेचुरल बात सोचो।
अचानक से एक दिन मान लो डिपार्टमेंट हमें चिट्ठी भेजता है और हमसे कहता है साहब कि ये जो 5 साल पहले तुमने ये जो माल मंगाया था, परचेज करा था तुमने श्रीलंका से, इंपोर्ट करा था, उस पर जो जीएसटी दी थी, तो ये बताओ भाई ये इसका आईटीसी तो गलत हो गया। हम कह रहे अरे पता नहीं कितने साल पुरानी बात कर रहे हो आप, हमें तो याद भी नहीं। डिपार्टमेंट कह रहा कैसे याद नहीं, 5 साल पुराना मैटर है। हमने कहा जी 5 नहीं 6 साल हो गए, अब हमको कुछ याद नहीं है, इतना पुराना मैटर। हम कह रहे मान लो याद भी है तो हम कहां तक हिसाब किताब करते रहेंगे भाई पिछले वर्षों का? कोई समय सीमा होनी चाहिए ना, कितने पुराने मामले तुम उठा सकते हो। मान लो कोई एक ट्रांजैक्शन है जो क्वेश्चनेबल है तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी मतलब डिपार्टमेंट की नजरों में, मान लो कोई ट्रांजैक्शन है जो क्वेश्चनेबल है डिपार्टमेंट की नजरों में, तो उस ट्रांजैक्शन को ज्यादा पुराना क्यों कर रहे हो? ट्रांजैक्शन तुम्हारी नजर में आ गई, फटाफट चिट्ठी भेजो, नोटिस भेजो, हम जवाब दें, मामला निपट जाए। तुम अपना असेसमेंट करो, हम अपना व्यापार करें। 70 साल 10 साल 5 साल पुराने केस खोल के बैठोगे तो भाई तुम भी बिजी, हम भी बिजी, फालतू के कामों में। तो उसका एक समय सीमा है हमारे पास, ध्यान से देख लेना। एक है नोटिस की और एक है ऑर्डर की। क्या समय सीमा है? अगर डिमांड अदर देन फ्रॉड है तो 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर नोटिस आ जाना चाहिए। 2 साल 9 महीने कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मतलब 31 दिसंबर। वैसे तो रिटर्न का चैप्टर भी हम रिवीजन में करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल याद कर लेना चाहिए कि एनुअल रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है। तो मान लो 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इसकी जो एनुअल रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी है, मतलब वो 31 दिसंबर 23 है। तो 22-23 के जो रिलेटेड पेपर्स पर क्वेश्चन है वो अगले 2 साल 9 महीनों तक पूछा जा सकता है। और 2 साल 9 महीने कहां से काउंट होंगे? हमेशा 1 जनवरी से। राइट सर, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। याद तो हो गई बात, समझ आ गया जी? पहली बात 2 साल 9 महीने याद रखो ना तुम, तुम्हारे हर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा मैं। अगर फ्रॉड का मामला है, अगर मुद्दा फ्रॉड का है, तो फ्रॉड केस है तो क्या होगा? 4 साल 6 महीने। 4 साल 6 महीने मतलब धोखेधड़ी वाले मामलों में ट्रांजैक्शन को 4 साल 6 महीने तक खींचा जा सकता है, और बिना धोखाधड़ी मामलों में 2 साल 9 महीने तक खींचा जा सकता है। अब मान लो जी नोटिस आ गया, तो जो ऑर्डर है उसका भी समय सीमा है। देखो, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट एंड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट। कहने का मतलब यह है कि पहले वाले केस में 3 महीने मिले ऑर्डर साइन करने के लिए और दूसरे वाले में 6 महीने मिले। समझ में आया कुछ? पहले तुम्हारे पास शो कॉज नोटिस आएगा, फिर तुम अपने जवाब की कार्यवाही करोगे, तुम उनको एविडेंस जमा करोगे, फिर वो तुम्हें फाइनल फैसला सुनाएंगे। तो नोटिस और ऑर्डर के बीच का जो गैप है बस उतने में ही कार्यवाही होनी है, जो भी होनी है। ध्यान दे लो, ट्रांजैक्शन वाला जो ईयर है उसका जो एनुअल रिटर्न का डेट है, मतलब ईयर का एंड का जो एनुअल रिटर्न का डेट है, उससे 2 साल 9 महीने तक, 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? नोटिस इशू हो जाना चाहिए। फ्रॉड का मामला है तो 4 साल 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू हो जाना चाहिए। और नोटिस इशू होने के बाद जो फाइनल फैसला है वो कितने समय में आ जाना चाहिए? ये 3 साल में और ये 5 साल में। ये 3 साल और ये 5 साल कहां से काउंट होंगे? वहीं से जहां से ये काउंट हो रहा है। क्लियर हो गई जी बात? बिल्कुल समझ आ गया? गर्व कह रहे हैं इतना भेदभाव क्यों? अरे फ्रॉड के मामलों में थोड़ा लंबे समय तक रुकना चाहिए ना, पुराने केसेस खुलने में ज्यादा समय लगेगा। तो 2 क्लियर हो गए भाई। अगला देखिए, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड। ये तो ज्यादा बड़ा फ्रॉड है, मतलब ये तो धोखाधड़ी की हद है। ग्राहक से जीएसटी ले ली, ये कहकर जीएसटी तो लगती है, जीएसटी तो लगती है, जीएसटी तो लगती है, ले लिया, सरकार को जमा नहीं कर रहा है। आप बताओ, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है, नोटिस की। लेकिन ऑर्डर की टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ठीक है। अगला, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। ये क्या होता है? अरे सेल्फ असेस्ड टैक्स तुम्हारे अपने असेसमेंट के हिसाब से, तुम्हारा खुद के हिसाब से, तुम्हारे खुद की कैलकुलेशन कहती है कि तुम्हारा टैक्स बनता है, भाई तो जमा क्यों नहीं करा? उसके लिए कोई
नोटिस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। तुम डिपार्टमेंट से ये थोड़ी कह सकते हो नोटिस देते तो हमें याद आ जाती, हम पैसे भर देते। अब आपने मांगा नहीं तो हमने दिया नहीं। तो भाई तुमने खुद सोचो, सेल्फ असेसमेंट किया, तुमने सेल्फ कंप्यूटेशन करा, तुम खुद ये कह रहे हो तुम्हारा टैक्स बनता है, तो जमा कौन करेगा भाई? ठीक है। रिकवरी प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड डायरेक्टली, बिना नोटिस के, बिना ऑर्डर के। तो ये चार चीजें देखो भाई, याद रखो। डिमांड इन केस ऑफ नो फ्रॉड 2 साल 9 महीने और ऑर्डर 3 साल में। डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड 4 साल 6 महीने और इधर 5 साल में ऑर्डर। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, कोई समय सीमा नहीं, लेकिन नोटिस के 1 साल के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए। और आखिरी क्या था बताओ? आखिरी था वो नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, इसमें नोटिस की जरूरत नहीं है। चलो अब कुछ ABCD करके 2-4 पॉइंट हैं, इसको समझ लेते। फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड नो सेपरेट शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड। ये लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना। सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, मतलब अरे जैसे एक नोटिस हमारे पास आ चुका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, पता चला वही कांड हमने 22-23 में फिर कर रखा है, तो 22-23 के लिए नया नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। सेम नोटिस में मैटर जो है वो सेम है, अगर वो अगले फाइनेंशियल ईयर में भी वही है तो वही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है जी। छवि कह रही है 3 महीने और 6 महीने ही मिला, हाँ और क्या, कोई बात नहीं। अगला, इन अ नॉर्मल डिमांड केस, इन अ नॉर्मल डिमांड केस अदर देन फ्रॉड where assessee on the basis of his own ascertainment, proper officer pays the tax short levied or short paid with interest and informs the proper officer, then no show cause notice will be issued। इस लाइन की वैसे जरूरत नहीं थी, वो तो मैं लिहाज में लिख लाया। आगे भी एक टॉपिक आएगा इसका। भाई सेक्शन 73 कह रहा है फ्रॉड नहीं है, मतलब सेक्शन छोड़ो ना, एक कैटेगरी है ना नोटिस की जिसमें फ्रॉड नहीं है। तो अभी नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू ही नहीं करा और हम उससे पहले ब्याज, पेनल्टी, टैक्स सब लेके पहुंच गए। हमने सरकार को बोला ले भाई पैसे ले ले सारे तू, ठीक है, अपने को नोटिस फोटिस नहीं चाहिए। तो डिपार्टमेंट क्यों भेजेगा भाई नोटिस? वो पागल थोड़ी हो गए वो लोग। अच्छा, तीसरा वाला जो है, अगर फ्रॉड का केस है, फ्रॉड के केस में क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा कि नोटिस इशू होने से पहले, नोटिस इशू होने से पहले अगर हम 15% का पेनल्टी भर देते हैं तो फिर नोटिस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। नो शो कॉज नोटिस विल बी इशूड। ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं बी और सी, अगर आपको भी क्लियर नहीं भी होते तो भी अगला पेज पर ही आएगा। असल में ऊपर टॉपिक का नाम क्या था? शो कॉज नोटिस, उसकी अंतिम तिथि। नीचे जो 3 पॉइंट है वो क्या है कि कब शो कॉज नोटिस चाहिए ही नहीं। तो उसमें पहला तो समझ आ गया कि सेम अपराध अगले साल फिर करा तो नया नोटिस नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरा और तीसरा है उसमें यह है कि यदि हम बिना फ्रॉड के केस में सरकार के द्वारा नोटिस इशू करने से पहले ही टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो पेनल्टी 0 है, नोटिस इशू ही नहीं होगा। और अगर फ्रॉड का केस है तो हम नोटिस इशू होने से पहले टैक्स पे कर दें, इंटरेस्ट पे कर दें और पेनल्टी का 15% पे कर दें तो भी हमारी आगे की पेनल्टी माफ हो जाएगी और नोटिस इशू होगा ही नहीं। ये केस है। पहले बताओ ये वाली बात समझ आ गई? हमारे पास टोटल 3 टॉपिक हो गए, कुल मिला के अपने को 17 टॉपिक करने हैं। ये ध्यान से मुझे बताइए कि आपको ये 3 टॉपिक अभी तक के समझ आए कि नहीं समझ आए। और एक जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अभी कि 3 महीने और 6 महीने ही मिलते हैं, मैं उस पर दोबारा आपको एक बात दिलाना चाहता हूं याद, कि ट्रांजैक्शन से 2 साल 9 महीने में नोटिस आ जाना चाहिए, वो तो अंतिम तिथि है ना। आप अगले महीने ही नोटिस भेज दो तो आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है ना? सब लोग बताएं प्लीज, क्लियर हुआ सब कुछ? ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू भाई बता दो। डॉली जी कह रही है हाँ, छवि कह रही है हाँ, सब कह रहे हैं हाँ भाई हाँ, बहुत हो गया। आगे अगला टॉपिक जाओ। नहीं जाऊंगा मैं अगले टॉपिक पे, पहले आप यस करो। ऑल राइट, देखो जी अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, 4th टॉपिक, वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टीज एंड डिस्पेंसेशन ऑफ एडजुडिकेशन। यही वाली बात मैं कर रहा था आपको कि अगले पेज पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगले पेज पे आपको टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि फ्रॉड के केस में तो 4 साल 6 महीने मिलते हैं और बिना फ्रॉड के केस में 2 साल 9 महीने मिलते हैं। और अगर आप नोटिस इशू करने से पहले पेनल्टी पे कर देते हो
तो नोटिस इशू ही नहीं होता। लेकिन सर यहां पर हमारे पास एक स्लैब सिस्टम है, हमारे पास एक स्लैब सिस्टम है। वो जो स्लैब सिस्टम है वो क्या क्या है वो जरा आराम से एक बार देखते हैं। स्लैब सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए नोटिस आया ही नहीं और उससे पहले ही हमने पैसे दे दिए, तो फ्रॉड वाले केस में थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी और बिना फ्रॉड वाले में लगेगी नहीं। नोटिस आ गया, उसके 30 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया तो थोड़े कम पेनल्टी लगेगी बट पहले से ज़्यादा। नोटिस आ गया लेकिन हम 30 दिन गुजर गए अब भी पेमेंट नहीं कर रहे तो थोड़ी ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। ऑर्डर आ गया आप भी पे नहीं कर रहे, थोड़ी और ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। तो जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतना हमारी पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। और यूं कह लीजिए कि जितना जल्दी आप पेमेंट कर देंगे सरकारी ड्यूज की उतना पेनल्टी आप पर कम होती चली जाएगी। तो उसका स्लैब जो है वो यहां पर आप देखने वाले हैं। एक सवाल आया है इन पॉइंट सी इंटरेस्ट वुड बी कंप्यूटेड एट व्हाट रेट 24%। जो सी पॉइंट है, देखो कोई सा भी पॉइंट हो अगर हमने गलत आईटीसी ले रखा है तो 24% का ही केस लगता है। अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड। हाँ लेकिन यहां पर आईटीसी नहीं है ना, हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करा तो हमने थोड़ी आईटीसी लिया। ठीक है सर, हमारे लिए तो वो आउटपुट टैक्स है तो 18% लगेगा, 24 नहीं। चलो भाई अब अगला देखते हैं, वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टीज एंड डिस्पेंसेशन ऑफ एडजुडिकेशन। पहला, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, या तो आपने टैक्स पे नहीं करा या कम पे करा या गलत रिफंड ले लिया, गलत आईटीसी ले लिया, अदर देन फ्रॉड। अदर देन फ्रॉड, अदर देन फ्रॉड का आपको पता है टाइम लिमिट टू इशू नोटिस 3 महीने पहले, मतलब वही 2 साल 9 महीने, और ऑर्डर का टाइम लिमिट 3 महीने। तो इसको तो देखने की जरूरत है नहीं, इसको तो देखने की जरूरत है नहीं, ये तो वही है जो हम पढ़कर आए हैं। आप बस स्लैब सिस्टम समझ लो कि कितने दिन में पैसे दे देने से पेनल्टी कम हो जाएगी। भाई हमसे गलती तो हुई है, हमारे पास नोटिस तो आ सकता है, बस इतनी अच्छी बात है कि हमने धोखाधड़ी नहीं करी, बस इतनी अच्छी बात है कि हमने कोई फ्रॉड नहीं करा, तो हमारे को पेनल्टी में क्या छूट मिल सकती है वो आओ यहां पर देखें। सबसे पहला है निल पेनल्टी, या फिर निल पेनल्टी कब, या तो हमने प्रायर टू नोटिस, प्रायर टू नोटिस, नोटिस इशू होने से पहले ही पैसे दे दिए, या फिर नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर पैसे दे दिए। ठीक है, अगला पहले बताओ इतना समझ आ गया अच्छे तरीके से। अब 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, कब, अगर हमने नोटिस के मतलब ऑर्डर आने के पहले पहले पेमेंट जमा कर दी, 30 दिन गुजर गए, नोटिस को 30 दिन क्रॉस हो गए और अब हम पेमेंट कर रहे हैं। 10% ऑफ टैक्स अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, अगर हमने सेल्फ असेस्ड और अमाउंट नहीं दिया विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहां पर 3 सिनेरियो कैसे कैसे आ गए। सबसे पहला है कि हमने नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो पेनल्टी माफ हो जाएगी, और नोटिस के 30 दिन निकल गए, नोटिस आए हुए 30 दिन गुजर गए, तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर हमें देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब फ्रॉड वाला केस देखते हैं। फ्रॉड वाले केस में देखो ये क्या लिखा है, बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। तो ये जो 6 महीने ये तो तुम पढ़कर आए हो पिछले पेज से, और ये 5 साल तो तुम पढ़कर ही आए हो, तो इस वाले को तो देखने की जरूरत नहीं, इस वाले को देखने की जरूरत नहीं है, तो तुमको पता ही है। तुम्हें ये याद करना चाहिए 15%, 25%, 50% और अभी चौथा आएगा 100%। ये एक बार पहले भी आया था तो मैंने कहा था कि आगे स्लैब सिस्टम आएगा, तुम देख लेना। अगर नोटिस इशू करने से पहले पैसे दे देते हो तो 15% ऑफ अमाउंट ड्यू पेनल्टी के रूप में देना है। अगर नोटिस इशू करने के 30 दिनों में पैसा दे देते हो तो 25% देना है। ठीक है, अगर ऑर्डर इशू होने के 30 दिनों के अंदर दे देते हो तो 50% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर ऑर्डर इशू हुए 30 दिन क्रॉस हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी सर।
ये 1 2 3 4 ये वाला, ये और ये वाला, आराम से देख लीजिए। हाँ जी सर, यशवंत कह रहे हैं थर्ड पॉइंट। देखो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, सेकंड और थर्ड सेम ही है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ऑर्डर आ गया और आपने पैसे नहीं दिए तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर देने। यहां पर वो कह रहे हैं कि अभी ऑर्डर नहीं भी आया तो भी आपको पता था ना कि सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से आपका टैक्स कितना बनता है, तो 10% और अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर एज पर सेल्फ असेस्ड, अगर आपने ड्यू डेट तक पे नहीं करा तो। और ये वाला आपको स्लैब बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, 15, 25, 50 और 100। नोटिस के 30 दिन के अंदर पे, नोटिस से पहले पे करोगे तो 15%, नोटिस के 30 दिन के अंदर पे करोगे तो 25%, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पे करोगे तो 50%, और ऑर्डर के 30 दिन के बाद पे करोगे तो 100%। राइट, चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, सब लोग बताएं समझ आ गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4 प्लीज बताएं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कहीं दूर चले जाते हैं टॉपिक पढ़ते पढ़ते और क्विक रिप्लाई नहीं करते। अभिषेक कह रहे हैं जी इस पे क्वेश्चन कैसे टाइप का रहेगा? एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैं सेशन लूंगा। मैं आपको दो चीजें अभी बता दूं कि दो बड़े रेलेवेंट हमारे सेशंस होंगे। एक तो केस लॉ अंडर कस्टम एंड जीएसटी। कस्टम पर केस लॉ ज़्यादा है, जीएसटी के केस लॉ कम है, क्योंकि कस्टम को तो जितना पुराना भारत है उतने पुराना कस्टम ड्यूटी है, और जीएसटी पे केस लॉ कम है, वो हम पढ़ेंगे। और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम करेंगे जीएसटी और कस्टम के। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा ऐसे समझ लो कि पूरा कोर्स कवर कर देने वाले और रिवाइज करने वाले। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ अलग बताया। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कैसा आएगा जो अभी हमने ऊपर देखा, इस पे तो वो भाई कहानी बनकर आएगी पूरी, और वो आपसे बस ये पूछेंगे कि इसने टाइम से पहले, नोटिस से पहले देखो जमा कर दी अपनी पेनल्टी, तो बताओ क्या माफी मिलेगी, तो तुम्हें बता देना। रूल याद कर लो बस आप, ठीक है? चलो भाई, अब है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। जनरल प्रोविजंस किससे रिलेटेड? टैक्स के डिटर्मिनेशन से। टैक्स का डिटर्मिनेशन कैसा था? एक फ्रॉड वाला और एक बिना फ्रॉड वाला। पहला, पीरियड ऑफ स्टे। कभी कभी क्या होता है कि कोई नोटिस आ जाता है और वो असेसी पहुंच जाता कचहरी, जज साहब मुझे नोटिस गलत भेजा गया, इस पे रोक लगाई जाए तुरंत। अदालत कहती है हाँ भाई रोक लगा दो। तो जितने दिन की रोक लगती है उतने दिन उस 3 साल में और 5 साल में काउंट नहीं होंगे। याद है नोटिस इशू करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या था? 2 साल 9 महीने और 4 साल 6 महीने। वो जो 2 साल 9 महीने और 4 साल 6 महीने था, जो मैक्सिमम समय सीमा थी नोटिस इशू करने की, उसके बीच में मान लो कचहरी ने 2 महीने 3 महीने स्टे ऑर्डर ला गया कोर्ट का, तो वो 2 महीने काउंट नहीं होंगे उस 5 साल में और 3 साल में। ठीक है? Period of stay on issuance of show cause notice ordered by court or tribunal to be excluded for calculating 3 years or 5 years. Clear? पक्का समझ आ गया? अगला, डीम्ड नोटिस। ये जरा 1 मिनट में 2 मिनट लगेगा, छोटा सा एक लाइन सुन लो। डीम्ड नोटिस क्या होता है? एक कोर्ट केस चल रहा था, मान लो एक सुनवाई चल रही थी। असल में डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 का मतलब फ्रॉड वाला नोटिस इशू कर रखा था असेसी को। वो असेसी को नाराजगी हो गई, जज साहब बताओ मेरे ऊपर फ्रॉड का है केस लगा देते हो, मेरे ऊपर धोखाधड़ी का मामला लगा देती हो, ये तो गलत बात है, मैंने कोई धोखा नहीं करा जज साहब। तो मान लो 2-4 सुनवाइयों में मामला तय हो गया और असेसी जो है वो जीत गया। असेसी के फेवर में फैसला आया कि हाँ इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं करा। ठीक है? तो कस्टम अधिकारी, वो जीएसटी अधिकारी बोला, जज साहब एक बात बताओ, चलो इसने धोखाधड़ी नहीं करी कोई बात नहीं, इसने फ्रॉड नहीं करा कोई बात नहीं, फ्रॉड वाली पेनल्टी नहीं लगेगी इस पे, लेकिन इसने पेमेंट तो लेट करी ना,
हम कह रहे हैं अनजाने में गलत कैलकुलेशन हो गई तो ब्याज तो लगेगा, पेनल्टी कम लगेगी, लेकिन लगेगी तो धोखे वाली नहीं लगेगी, लेकिन लेट वाली तो लगेगी। जज कह रहा हाँ भाई बता, बात तो सही कह रहे हैं ये, तूने धोखा नहीं करा, तूने फ्रॉड नहीं करा, तूने गड़बड़ नहीं करी, अनजाने में हो गया सब, तो भाई पैसे तो फिर भी देगा, जा बता कब देगा। अब वो असेसी भी ज्यादा ही समझदार था, जीएसटी की क्लास ले रखी थी उसने रात वाली। बोला एक्सक्यूज मी जज साहब, जब तक नोटिस नहीं आएगा मेरी ड्यूटी लाइबिलिटी नहीं बनती। जीएसटी वाले पहले मुझे नोटिस भेजें, उसके बाद बनेगी ना मेरी लाइबिलिटी। जज कह रहा हाँ भाई बात तो सही है यार, इसको नोटिस भेजो पहले, तुमने जो भेजा था वो तो फ्रॉड वाला था, अब बिना फ्रॉड वाला भेजो नया। जीएसटी अधिकारी बोला जी ऐसा है, हमने क्लास में रूल पढ़ रखा है डीम्ड नोटिस, हमने पढ़ा है कि अगर धोखा वाला नोटिस गया और यह साबित हो गया कि धोखा नहीं था तो वही नोटिस बिना धोखे वाला माना जाएगा, और बिना धोखे वाला नोटिस गया था और साबित हो गया कि धोखाधड़ी थी तो वही नोटिस धोखे वाला माना जाएगा। मतलब यह है कि वो जो असेसी है, मैं कह रहा था कस्टमर, जो असेसी है वो बच नहीं सकता किसी भी हाल में, वो ये बहाना नहीं कर सकता पहले फ्रेश नोटिस भेजो तब मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सेक्शन 73 का नोटिस आपको भेजा, आपके खिलाफ फ्रॉड साबित हो गया तो वही नोटिस 74 का मान लिया जाएगा। हमने आपको 74 का नोटिस भेजा और आपके खिलाफ फ्रॉड साबित नहीं हुआ तो वही नोटिस 73 का मान लिया जाएगा। समझे आप? बस यही लिखा है पूरे पैराग्राफ में, पढ़ लेना भाई तुम, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के क्या होगा। अगला देखो आप, ऑर्डर इशूड इन परसुएंस ऑफ द कोर्ट। वो ये है कि जो कोर्ट है, मान लो उसमें असेसी चाहे जीते चाहे हारे, फैसला तो हो जाएगा ना, उसके हिसाब से जीएसटी ऑफिसर को ऑर्डर इशू कर देना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। जो भी डिमांड पेनल्टी कैलकुलेशन बनेगी वो कर करा के फाइनल ऑर्डर इशू कर दो असेसी के नाम पर। ठीक है जी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है, मतलब अगला जो पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। वो तो बेकार की बात है, सुनवाई का मौका तो मिलेगा ही, उसमें क्या खास बात है। एडजर्नमेंट नॉट मोर देन 3 टाइम्स, ये लाइन अच्छी है, देखो ये याद कर लो। मान लो बार बार सुनवाई जो है वो एडजर्न हो जाती है तो मैक्सिमम 3 बार एडजर्न होगी, 3 बार से ज्यादा एडजर्न नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर ऑफिसर शैल सेट आउट द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड बेसिस ऑफ हिज डिसीजन। जो भी डिसीजन का बेसिस है वो नोटिंग होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, उसमें क्या। ऑर्डर शुड नॉट बी पास्ड मोर देन द डिमांड मेंशन्ड इन शो कॉज नोटिस। बिल्कुल नेचुरल बात है, हमारे पास शो कॉज नोटिस आए, उसमें लिखा हो आपके साथ 70 लाख रुपए देने बाकी हैं जीएसटी के, जरा पे करो। हमने कहा अच्छा माय लॉर्ड, चलो केस वेस लड़ते हैं, केस हार गए तो पता चला 71 लाख निकल रहे हैं अब फाइनल ऑर्डर में। ये क्या बात हुई? अरे शो कॉज नोटिस से ज्यादा बड़ा ऑर्डर का अमाउंट नहीं हो सकता। अगर कोई नई गलती हमारी पकड़ी जाती है तो उसके लिए नया नोटिस आएगा। शो कॉज नोटिस से ज्यादा बड़ी रकम ऑर्डर के अंदर नहीं आ सकती, ये बात अभी पी जाओ, केस स्टडी इस पर कई सारी हैं। शो कॉज नोटिस से ज्यादा बड़ी रकम ऑर्डर ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट में नहीं आ सकती। अगला इंटरेस्ट मैंडेटरी वाली जो लाइन है उसे तो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आया बच्चे का, आईटीसी विड्रॉल फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट बट फ्रॉड प्रोसेस, इस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? 2 बड़ी पेनल्टी लगेंगी। एक तो आपने आईटीसी गलत लिया और दूसरा आपने आईटीसी गलत लेने के बाद, एक तो बहुत बड़ी बात आईटीसी आपने गलत लिया, दूसरा आईटीसी गलत लेने पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम पे हुई होगी तो वो तब से लेकर आज तक जो आपने लेट पेमेंट करा उस डेफर्ड पेमेंट का आपके ऊपर ब्याज चार्ज लगेगा। अब यहां पर बात ऐसी है, इंटरेस्ट मैंडेटरी का मतलब क्या है? और ये भी कर सकते हो आप कि आपको स्पेसिफिक, अगर आपके पास डेट्स लिखी हो कि भाई इस दिन आईटीसी लेना था, उस दिन लिया और बाद में साबित हुआ गलत, तो हम कंप्यूटेशन भी सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर में।
इंटरेस्ट ऑन द टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड शैल बी पेबल वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मान लो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भेज दिया हमें, कितने पैसे बने तुम्हारे, उसमें ब्याज लिखा नहीं था, तो हमने सोचा चलो यार ठीक है इतने पैसे किसी तरह अरेंज करते हैं और जमा कर देते हैं। हम पहुंच गए जमा करने, वहां डिपार्टमेंट कह रहा नहीं तुम्हारे इतने नहीं उतने बनते हैं। हम कह रहे भाई तुम्हारे ऑर्डर में जितना लिखा उतने पैसे ले आए हम, लाओ कहाँ जमा करने। वो कह रहा नहीं ये जो लिखे हैं इसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ है। हम पहुंच गए अदालत, जज साहब हमको जो ऑर्डर आया था उसमें ब्याज की वैल्यू नहीं लिखी थी, और जब नहीं लिखी थी तो हम नहीं देंगे। अदालत कह रही कैसे नहीं देगा, ये क्या रूल है। देखो ऑर्डर में लिखा हो न लिखा हो ब्याज मैंडेटरी है, देना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं जी अगला कॉन्सेप्ट। हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक सबको समझ आ गया कि नहीं, प्लीज बताएं। डॉली जी कह रही है ओके दोनों में है, लाइक 122 में भी ये पॉइंट था, आईटीसी टेकन एंड पास्ड इन केस ऑफ फ्रॉड। हाँ और क्या, दोनों में यही है। अब आप चेक करिए प्लीज, समझ आ गया आप सबको? यस, क्लियर हुआ। अब हमारा टॉपिक है नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ अमाउंट पेबल। मतलब जो नोटिस आएगा डिमांड नोटिस, शो कॉज नोटिस नहीं, डिमांड नोटिस। जैसे शो कॉज नोटिस क्या होता है कि वो आपको नोटिस भेजकर एक प्रकार से अलर्ट करते हैं, हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ नोटिस इशू कर देंगे रिकवरी का, डिमांड का, क्यों ना करा जाए। तो वो एक प्रकार का एक्सप्लेनेटरी नोटिस होता है शो कॉज वाला। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिमांड नोटिस। सरकार आपको चिट्ठी भेज के कह रही है इतने पैसे बने जमा कर दियो, वो है डिमांड नोटिस, उसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। राइट, आइए तो इसमें कुछ चीजें हाईलाइट कर लीजिए, वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले जीएसटी DREC 01, ये है वो डिमांड नोटिस जो डिपार्टमेंट आपको भेजेगा। लेकिन उसके साथ साथ जीएसटी DRC 02 जिसमें डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल होती है। मतलब एक तो प्रॉपर चिट्ठी सी आती है राम कहानी, आपने ये अपराध करा, वो अपराध करा, वो अपराध करा, वो अपराध करा, तो इसके पैसे बनेंगे, ये DRC 01 है। उसके साथ साथ पूरा कंप्यूटेशन का चार्ट आएगा कि आपके कितने पैसे कैसे कैसे बने, वो DRC 02 आएगा। ठीक है भाई, पहले बताओ यहां तक समझ आ गया। अब जो अगला टॉपिक है, अगली लाइन जो है वो जरा ध्यान से सुनना एक मिनट। क्या होता है कि कभी कभी हम समझ जाते हैं अपनी गलती, चाहे नोटिस के पहले चाहे नोटिस के बाद। हमने जाके सरकार को बोला अरे पैसे देने रह गए थे ना, ये ले ये ले, तो उसकी सूचना हम GST DREC 03 में देंगे और डिपार्टमेंट उसकी एक्नॉलेज DR 04 में देगा। अब ऐसा ही DRC 3 और एक बार और मिलेगा आपको, ये जरा देखिए आप, और ये है DRC 05। अब मैं एक मिनट आपको सब कुछ सिंगल स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आप फर्क समझ पाएं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो इस समय स्क्रीन पर आपको 3 रंगों से हाईलाइटेड मटेरियल दिख रहा है, ये इस समय एक ही स्क्रीन पर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जैसी बातें ये डिस्कस करनी है। ये ध्यान से देखना, ये वाला जो आपके सामने येलो कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर से हाईलाइटेड सामान है, इसको एक मिनट ध्यान से देखो आप, ये कहना क्या चाहते हैं। देखो सबसे पहले वाले जो हैं वो तो चिट्ठी है डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे नाम कि भाई पैसे दे दो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड नोटिस। तो पहले पीला वाला पे हाँ करो, DRC 01 उन्होंने डिमांड एंड रिकवरी का चिट्ठी हमको भेजा और उसका कंप्यूटेशन DRC 02 में भेजा। ठीक है, अब ये जो 2 रंग आपको देख रहे होंगे ब्लू और पिंक, इन दोनों में एक बात कॉमन है, DRC 03, ये भी 03 और ये भी 03। क्योंकि जब हम खुद पैसे जमा करने जाते हैं, डिपार्टमेंट ले ले बेटा पैसे, ले ले बेटा पैसे, ले ले बेटा पैसे, तो हम कौन सा फार्म भरते हैं? 03 03 03 03 03 03 03। ठीक है,
लेकिन जब हम पैसे देने जाते हैं तो बदले में हमें रसीद मिलनी चाहिए ना। यहां तो 04 है और यहां 05 है, फर्क क्या है? ये पहली वाली नोटिस से पहले है और ये वाली नोटिस के बाद है, समझे आप? पहले वाली नोटिस से पहले है और दूसरी वाली नोटिस के बाद है, ये याद कर लीजिए। कोई चिट्ठी नहीं आई हमारे पास और हमें लग रहा है पैसे देने बाकी थे, हम दे आए तो 3 और 4, और वहां से चिट्ठी आई फिर दिया तो 3 और 5। ये पहले आप चेक करिए, प्लीज चेक करें। आनंद भाई पूछ रहे हैं टैक्स पेयर पे पेनल्टी है लेकिन टैक्स पेयर इंसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा? कोइंसिडेंटली आज की क्लास में ही है वो टॉपिक, अभी आने वाला है। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, पहले यस बताइए कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई कि हम अपनी मर्जी से पैसे लेके चले गए डिपार्टमेंट तो भी 3 नंबर, और उनके कहने पर गए तब भी 3 नंबर, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से गए, नोटिस आने से पहले चले गए तो रसीद 4 नंबर में है, और उनकी चिट्ठी के बाद पे करोगे तो रसीद 5 नंबर में है। प्लीज बताएं ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस, वेरी गुड। लेकिन मान लो हमें उनकी चिट्ठी पे भरोसा नहीं हो रहा डिपार्टमेंट की, हम कह रहे हैं ऐसे कैसे बन गए इतने सारे पैसे, हमारे तो नहीं बन रहे, तो हम अपना डिस्प्यूट फाइल करेंगे DRC 06 में। ठीक है जी, जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा वो है DRC 07 में। क्लियर हो गई बात? और अगर ऑर्डर में कोई करेक्शन होती है तो DRC 08 है। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर? चलो, 6 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, बिल्कुल क्लियर। ये जो टॉपिक है ये 2019 में जोड़ा गया है, मैं ये नहीं कह रहा नया है, लेकिन हाँ ये ट्रेडिशनल पॉइंट नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये 2019 में जोड़ा गया। ये क्या कहता है जरा वो देखते हैं, 1 मिनट। तो मैं याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लैब पढ़े थे पेनल्टी के, उसमें लिखा था कि नोटिस आने से पहले बिना फ्रॉड के केस में, नोटिस आने से पहले बिना फ्रॉड के केस में अगर हम टैक्स इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते हैं तो हमारी पेनल्टी बनती है निल, और अगर फ्रॉड के केस में नोटिस आने से पहले पैसे दे देते हैं तो पेनल्टी बनती है 15%। अरे तो भाई नोटिस आने से पहले हम जगेंगे कैसे? हमें क्या पता कितने बनना है? समझे सर आप? याद करिए इस बात को, उससे जोड़ के देखिए आप, इस पॉइंट को उस पॉइंट से कनेक्ट करके तो देखिए हम बात क्या कर रहे हैं। इस पॉइंट को उस पॉइंट से कनेक्ट करके देखिए हम कहां पर हैं। अभी 2-3 पन्ने पहले हमने क्या पढ़ा था कि नोटिस से पहले टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो, तो टैक्स और इंटरेस्ट हमें कौन बताएगा एग्जैक्ट कितना है? हमसे गलती से गलत निकल गया तो फिर तुम कहोगे कम पे कराए। फ्रॉड के केस में 15% पेनल्टी लगती है, अगर इन नोटिस से पहले पे कर दो तो टैक्स और इंटरेस्ट। तो भाई टैक्स और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन तो बताओ। चलो टैक्स तो एक बार को हम खुद निकाल लेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? और गलती से गलत कैलकुलेट कर लिया तो 1 आध दिन का भी तुम्हारी तो वो डिमांड रिकवरी वाली टीम हमारे पीछे पड़ जाएगी, और किसी की कई 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो तो उसका तो ब्याज भी कई लाखों में आएगा। तो सरकार ने 2019 में ये रूल बनाया, ध्यान से सुनना आप प्लीज। सरकार ने ये रूल बनाया कि हम आपको पहले चिट्ठी भेज देंगे नोटिस से पहले, सूचना बतौर, FYI बोलते हैं इसको, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि तुम्हारा टैक्स और ब्याज इतना बनना है, दिल करो तो दे देना, दिल करे तो दे देना, इससे पहले कि हम नोटिस इशू कर दें। ये वो है, ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है Part A of Form GST DRC 01A, the proper officer before serving the notice communicate the details of tax, interest and penalty, जितनी भी बन रही है वो Part A of Form DRC 01A में भर के बता देगा। तो नोटिस से पहले पे कर दोगे तो पेनल्टी 0 हो जाएगी, और अगर आपका वो फ्रॉड वाला केस है तो पेनल्टी का केवल 15% आपको देना है। और आप को जब ये नोटिस आ जाए तो अपना रिप्लाई दे देना DRC 01A के Part B में, ठीक है? इससे आपको फायदा हो जाएगा नोटिस से पहले पेनल्टी पे करने का, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट पे करने का। पहले बताओ टॉपिक क्लियर हुआ? ये बात समझ आई आपको हम क्या पढ़ रहे हैं?
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था वो टॉपिक, तो मुझे लगा कि आप लोग पूछोगे कि नोटिस आने से पहले हमें पता क्या साहब, नोटिस आने से पहले हमें किस बात की जानकारी, हमें कैसे पता खबर लगेगी कि कितने पैसे बन रहे हैं हमारे? तो ऐसे पता लगेगी कितने पैसे बन रहे हैं तुम्हारे। तो बताओ भाई, समझ आया? टॉपिक नंबर 8, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों वो था डिमांड, डिमांड होली खत्म। अब हम पढ़ रहे रिकवरी, कैसे रिकवरी होती है। वो फिल्म में देखा ना आपने, रेट डालते हैं, वैसी नहीं हो रही रिकवरी, यहां पे कानून के अनुसार रिकवरी हो रही है। हाँ जी, आनंद भाई का एक प्रश्न है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के नाम पर जीएसटी नंबर लेकर बिजनेस कर रहा है और सन्ड्री क्रेडिटर्स ने फर्म पर पैसे न देने का केस कर दिया, तब एम्प्लॉयर दोषी है या एम्प्लॉय? देखो ऐसा है, तो सबसे पहले तो सब लोग, जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ लें आनंद भाई का, और फिर मैं उत्तर बताना शुरू कर रहा हूं कि हम नहीं मानते कौन एम्प्लॉयर कौन एम्प्लॉय। हम तो जीएसटी कमिश्नर हैं, हम तो एज अ जीएसटी कमिश्नर जिसके नाम पर जीएसटी है उसको चिट्ठी भेजते हैं। हमें क्या पता वो किसी का नौकरी करता है? ये तो आप कह रहे हो वो बिजनेस इसका है और जीएसटी नंबर उसका है, हमें ये सब नहीं दिख रहा। हम तो पैन नंबर जिस आदमी का है उससे सवाल जवाब करेंगे। तो एक मुद्दा तो खत्म हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हमें पता ही नहीं कौन है। दूसरी बात, सन्ड्री क्रेडिटर्स ने फर्म पर पैसे न देने का केस कर दिया, तो फर्म किसकी है? जिसका पैन नंबर है उसका। तो क्रेडिटर जब इंसॉल्वेंसी का केस करेंगे तो उस पर्सन पे करेंगे जिसका पैन नंबर है। वो नहीं पे कर पाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आप इमेजिन करिए कि जो जीएसटी नंबर में पैन नंबर है उसके हिसाब से ही सारे कार्रवाई होंगी। वो तो अलग 420 का केस होता रहे, इंसॉल्वेंसी का आईबीसी में केस होता रहे, जीएसटी डिपार्टमेंट विल इशू नोटिस टू द पर्सन इन हुज पैन रजिस्ट्रेशन वाज टेकन। बाकी अपने को नहीं पता। क्लियर हो गई जी बात? समझ आ गया जी? आनंद भैया कह रहे हैं लव यू सर, लव यू ऑल, राइट, गॉड ब्लेस यू। आइए, तो अब हम रिकवरी का प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? डिमांड। आइए स्वागत करते हैं रिकवरी का। इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। भाई अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, सुनवाई का फैसला हो गया बाय प्रॉपर ऑफिसर इन परसुएंट टू डिमांड शो कॉज नोटिस इज टू बी ट्रीटेड एज रिकवरी नोटिस। सुनवाई के बाद जो फैसला आया, डिमांड कंफर्म करके जो ऑर्डर इशू करा अथॉरिटीज ने, बस वही रिकवरी नोटिस है, यूं समझ लो। ठीक है जी। एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर, कितने दिन में पे कर देना चाहिए? 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर ऑर्डर के 3 महीने में पैसे नहीं दे पाओगे तो सरकार खा जाएगी। किसको? पहले तुम्हारी संपत्ति को, फिर तुमको। पैसे नहीं दोगे तो। रिकवरी के तरीके नीचे लिखे हैं, अभी देख लेना आप, बहुत सारे। लेकिन रिकवरी प्रारंभ कब होगी? जब ऑर्डर के 3 महीने तक भी पैसे अनपेड है। तो सरकार अच्छा खासा समय दे रही है आपको। ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने बस नोटिस इशू कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया और कह रहे साहब 10 मिनट में पैसे ले आना। क्लियर हो गई जी बात? चलो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, रिकवरी ऑफ टैक्स के तरीके क्या क्या है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितनी हेडिंग्स एबीसीडी करके आएंगी अभी, उतने तरीके हैं। कितने तरीके हैं जरा गिन लें? ए बी 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 तरीके अभी हमें मिलेंगे रिकवरी के। जीएसटी के जो पैसे डिस्प्यूट क्लियर करने के बाद, एडजुडिकेशन समाप्त होने के बाद, फाइनल फैसला जो अदालत का आया, यार वो पैसे तो दे देने चाहिए थे ना। 3 महीने गुजर चुके और आप वो पैसे नहीं पे कर रहे। अब सरकार का अधिकारी नीचे दिए गए तरीके अपनाएगा अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। तो डिपार्टमेंट अपने पैसे को रिकवर करने के लिए क्या क्या करेगी भाई? ये देखिए आप, पहला तरीका, रिकवरी बाय डिडक्टिंग फ्रॉम एनी मनी ओड। मतलब मान लो हमारे पैसे डिपार्टमेंट के ऊपर थे, या तो रिफंड वाले या लेजर वाले, डिपार्टमेंट करा कट गए, उसमें से पैसे जा घर बैठ, बताओ हम तो लुट गए डबल।
तो डिपार्टमेंट 9 नंबर फॉर्म देगी। अभी 9 नंबर खुद देख लेना, मतलब पहला तरीका सुनो तुम। हमारे पैसे पहले से वहां पर थे डिपार्टमेंट के पास, जो हमने लेने थे उसमें से सरकार ने क्या कर लिया, एडजस्ट, एक तरीका। दूसरा, रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। हमारा कोई सामान डिटेन कर रखा था डिपार्टमेंट ने, हमारा कोई सामान कॉन्फिस्केट कर रखा था डिपार्टमेंट ने, वो बेच डाला, बताओ, तो पैसे, सामान गया। उसके बाद तीसरा तरीका, रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन। ये आपको पता है थर्ड पर्सन से रिकवरी कैसे होती है? मतलब मेरी बैलेंस शीट में जो मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं, मेरी बैलेंस शीट में जिनके नाम लिखे हैं, जिनसे मुझे पैसे लेने, उनको डिपार्टमेंट ने चिट्ठी भेज दी, उसे मत देना पैसे, बताओ। मतलब मेरी बैलेंस शीट में जो मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं, जिनसे पैसे लेने का हक मुझे है, उनको मेरी तरफ से भेजने की जगह जीएसटी ऑफिस चिट्ठी भेज चुका, इसको पैसे मत देना, ये सारे पैसे लाओ हमें दो। वो बेचारे मासूम, वो क्या करें, वो सरकार को दे देंगे जैसी चिट्ठी आई। अगला देखें, रिकवरी बाय सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी और बाय सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पॉइंट है ना, उसमें इतना याद रखो, जरूरी बात है, कि पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकती है, मूवेबल बाद में बिकती है। आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन सच यही है। पहले क्या बिकती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो इनसफिशिएंट रहती है तो मूवेबल इकट्ठा करना शुरू करते हैं, क्योंकि मूवेबल तो बहुत सारे आर्टिकल होंगे ना, कहां तक जोड़ेंगे। ठीक है, सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन भाई याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले बिकेगी और मूवेबल प्रॉपर्टी बाद में। ठीक है, गार्निशी प्रोसीडिंग, घुषाल कह रहे हैं, गुड। रिकवरी थ्रू लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी। जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर होता है, उस प्रकार रिकवर कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी थ्रू कोर्ट, अदालत में जाकर हम केस कर देंगे, जज साहब इससे रिकवरी करवाओ। रिकवरी नहीं होगी तो अदालत उसे वैसे भी अंदर करने का मौका दे देगी, फैसला कि भाई तुम अंदर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं उसे, लॉकअप में, जेल में, और जब पैसे चुका दो तो निकल जाना, कोई जेल नहीं हो रही आपको, आपको होल्ड करके रख लिया हमने। ये है भाई। अच्छा, अगला टॉपिक है भाई ईएमआई का। पहले 9 टॉपिक हो गए, सब लोग मुझे बताओ समझ आया अब तक जो हमने पढ़ा कि नहीं समझ आया? अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज की मुलाकात का 10वां टॉपिक है। डबल डिजिट तक हम आ चुके हैं। यशवंत कह रहे हैं बैंक भी थर्ड पार्टी में इंक्लूड है। यस, बैंक भी थर्ड पार्टी में इंक्लूड है। सरकार की शक्तियों में बैंक के पैसे को भी कॉन्फिस्केट करना है, बट वो क्या होता है कि प्रोविजनली अटैच करते हैं सरकार केवल अभी तक। ये है। सब लोग बताएं कृपया, क्लियर हो गई जी बात? बैंक में जमा जितने भी पैसे हैं, याद रखेंगे कि वो पहले प्रोविजनली अटैच होते हैं, और प्रोविजनली अटैच होने के बाद फिर आगे का फैसला अदालत की मर्जी से होता है। ऑल ऑफ यू ऑल राइट? चलो ठीक है, आइए अब है रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट। अरे वाह, यहां भी ईएमआई। भाई क्रेडिट वर्दीनेस पर निर्भर करता है सब कुछ। जब सब कुछ किस्तों में हो रहा है तो जीएसटी और उसके जो हमारी ड्यूज हैं उसका किस्तों में भुगतान क्यों नहीं हो सकता? भाई हम डिपार्टमेंट से कह रहे हैं देखो ऐसा है, हम पैसे बिल्कुल ही ना दें, उससे तो अच्छा है कि पैसे ले लो, थोड़े थोड़े करके ले लो। भाई तुम हमें डिफॉल्टर घोषित कर दोगे, उससे तो बेहतर है कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो पैसे ले लो हमसे। ये केस है। कमिश्नर कैन अलाउ पेमेंट विद इंटरेस्ट बाय डिफॉल्टर इन मंथली इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट होंगी। और ये ध्यान रखना कि अगर एक भी इंस्टॉलमेंट आपने डिफॉल्ट कर दी तो सारा का सारा बचा हुआ पैसा इकट्ठा देना पड़ेगा। इसमें यह मतलब नहीं है कि एक ही ईएमआई बाउंस हो गई तो कुछ दिन बाद पे कर दी। आपको इंस्टॉलमेंट अगर चाहिए तो ये फॉर्म है DRC 20, उसको अप्लाई करने के लिए फॉर्म आप भर देना। और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अलाउ नहीं होगी अगर पहले कभी डिफॉल्ट कर चुके हो, पहले कभी डिफॉल्ट कर चुके हो, ठीक है, पिछले साल परमिशन आपको रिजेक्ट हो चुकी है, और अगर 25,000 रुपए से कम का मैटर है तो। ये बढ़िया सिस्टम है भाई ईएमआई का, कितना अच्छी बात है, देख लो आप।
तो प्लीज बताओ, समझ आ गई बात? घोषाल कह रहे हैं रिकवरी कुड ऑल्सो बी थ्रू श्योरिटी रूट। हाँ, श्योरिटी रूट तो इसलिए ऊपर रिकवरी नहीं माना जाता क्योंकि वो तो खुद आप जाकर के लिखते हो कि भाई मैं पैसे नहीं दे पा रहा तो मैं बॉन्ड साइन कर देता हूं या मैं किसी से करवा देता हूं, तो हम जो वो वाला है ना रिकवरी थ्रू अदर्स, उस वाली कैटेगरी में उसको फॉल करवा लेते हैं। जो श्योरिटी वाला मुद्दा है ये वाला रिकवरी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन एक श्योरिटी बनकर हमारे फेवर में साइन कर सकता है। तो चलो अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। पिछला टॉपिक आप सबको समझ आ गया? बच्चे कह रहे जी हाँ, पहले ही हमने यस कर दिया। सिद्धांत का क्वेश्चन है यदि किसी और एक्ट के अंदर हमारा कोई एडवांस जमा हो तो क्या डिपार्टमेंट वो भी एडजस्ट कर सकता है क्या? देखो क्या है, जीएसटी के अंदर इस बात के झगड़े कई बार अदालतों में पहुंचे कि जीएसटी का जो ड्यूज है वो फर्स्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, अभी आएगा देखो। लेकिन जब ये लेबर लॉ से क्लैश होता है तो लेबर लॉ वाले कहते हैं जी हमारा पहला बनता है। तो फाइनल उत्तर में सिद्धांत अगर आपके जवाब सवाल का दूं तो नहीं, किसी और एक्ट में अगर हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जमा है तो वो वापस नहीं लिए जा सकते या उनको लीन नहीं किया जा सकता। चलो अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 11, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। तो ध्यान से देखना है, सर्टेन केसेस का मतलब है एक्सेप्ट जेन्युइन केसेस। मान लो आपको डिमांड नोटिस आया हुआ है और आपको पता है, मान लो डिमांड नोटिस आया हुआ है और आपको पता है कि जी रिकवरी नोटिस भी कभी भी आ सकता है, तो आपने क्या करा, आपने डिमांड नोटिस आने पर रिकवरी नोटिस का इंतजार करे बिना आपने सोचा कि कहां कहां संपत्ति है अपनी, वो दूसरों के नाम बेचना और ट्रांसफर दिखाना शुरू कर दिया। आपने कहा नहीं हमारे पास तो संपत्ति है ही नहीं, अरे वो था एक प्लॉट वो बेच दिया, वो बैंक में पैसे थे वो उसकी पेमेंट कर दी, ये प्रॉपर्टी थी वो उसका वो कर दिया, निपटाना शुरू कर दिया आपने, अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफर शुरू कर दिए। क्यों? ताकि आप रिकवरी वाले दिन ये कह सको मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, सॉरी। तो अगर ऐसा इंटेंशन साबित हो गया अदालत में तो वो सारे ट्रांसफर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ना कोई जेन्युइन ट्रांसफर आपने करा, अब हमें कैसे पता चलेगा सर जेन्युइन है कि इनजेन्युइन? वो तो क्वेश्चन बताएगा ना, अपने को क्या करना। तुम तो फैसला याद करो कि अगर जेन्युइन ट्रांसफर है तो वैलिड है, इनजेन्युइन अगर टैक्स एवेजन के लिए लायबिलिटी से एस्केप करने के लिए ट्रांसफर करा गया तो वॉइड है। ठीक है, चलो अगला भाई कॉन्सेप्ट है टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। ये तो एक कॉमन सी लाइन है कि जो जीएसटी का पैसा हमारा ड्यू है, हमें देना बाकी है, वो हमारी इंसॉल्वेंसी के समय सबसे पहले पे होगा, लेकिन ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ड्यूज काफ़ी नीचे पे होते हैं, उससे पहले और बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो करी जाती हैं। तो ये रूल यहाँ लिखा है वो सही है, लेकिन एक्चुअली इंसॉल्वेंसी का कानून कुछ और कहता है। इंसॉल्वेंसी के कानून में जो हायरार्की सिस्टम है, जो वाटरफॉल अरेंजमेंट है, जिसमें पैसे पहले बंटते हैं फिर किसी को, उसमें सरकार तीसरे चौथे पायदान पर आती है, सरकार पहले कदम पर नहीं आती। ठीक है, वो ठीक है, लिखा जरूर है कि फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, आनंद भाई कह रहे हैं सिविल स्कोर लो है, तो लो है तो क्या करें? ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, वो तो मैं बता ही रहा था आपसे। इसमें भी यशवंत तुम सुनो, बैंक खातों का भी प्रोविजनली अटैचमेंट होता है। सरकार को देखो तुम्हारे पैसे रोक के क्या करेगी, सरकार तुम्हारे बैंक के बैलेंस को खा के क्या करेगी, सरकार तुम्हारी संपत्ति छीन के क्या करेगी, सब कुछ दिनों के लिए पहले प्रोविजनली अटैच होता है। एक प्रकार से यूं समझ लो कि सरकार तुम्हें डरा रही है, सरकार कह रही देख ले भाई पैसे देगा कि नहीं देगा, ये संपत्ति पे ताले लगा दूंगी, वो कहने का मतलब है। देखो वेयर असेसमेंट और एडजुडिकेशन आर पेंडिंग अंडर नॉन फाइलर, रिटर्न नहीं भर रखा उसके पेनल्टी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो आप, लेकिन होना रजिस्टर्ड चाहिए था आपको। स्पेशल केसेस, समरी असेसमेंट, अदर देन फ्रॉड का नोटिस, फ्रॉड का नोटिस, अगर ये सब कुछ है तो ये वाला फॉर्म है
जिसमें ऑर्डर आएगा कि प्रोविजनल अटैचमेंट आपका हो जाएगा। प्रोविजनल अटैचमेंट का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 1 साल का होता है। ठीक है, क्लियर हो गई जी बात। अब जो अगला टॉपिक है उसकी हेडिंग में थोड़ी गलती है, उसको ठीक कर लीजिए। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी अटैच्ड का मतलब यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है सर, बस इतना लिख लीजिए, प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी अटैच्ड नाम से कोई टॉपिक नहीं लिखना है अपने को। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड। बच्चे का प्रश्न है, इज इट लाइक सिंबॉलिक पोजेशन? यस, इट्स लाइक सिंबॉलिक पोजेशन। सिविल क्रेडिट स्कोर लो है तब जीएसटी के EMI बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जिसका सिविल स्कोर लो है उसका EMI बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। वो जीएसटी डिपार्टमेंट के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि यहाँ पर हम लोन की वापसी नहीं ले रहे, किसी ने पैसे बन रहे हैं वो उसको देने हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इसको ठीक कर लो सब लोग। ऑल ऑफ यू जल्दी बताएं, सब कुछ समझ आ गया? प्लीज हाँ करिए। कॉन्सेप्ट नंबर 14 की हेडिंग करेक्ट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 14 की हेडिंग करेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट नंबर 15, 16, 17 में जो है केवल 15 में ही टाइम लगेगा, 16, 17 बहुत छोटे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 14 की करेक्टनेस कर लीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, चलो प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड का जो क्वेश्चन है, मतलब जो पैराग्राफ है, वो ये कह रहा है, कुछ 3 बड़ी बातें ये हमसे कहता है। वो क्या है वो देखिए। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो अटैच होगी शुड नॉट बी एक्सेसिव, शुड नॉट बी एक्सेसिव एंड शुड बी रीजनेबल। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए जो रेवेन्यू का पेमेंट बाकी है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज बाकी है, वो सिर्फ 10 लाख के बाकी हैं और कई संपत्तियां उसकी हैं, तो ऐसी संपत्ति से रिकवर कर लीजिए और अटैचमेंट कर लीजिए जिससे 10 लाख आसानी से रिकवर हो जाएं। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ही अटैच करेंगे हम। क्यों साहब, वो सबक सिखाना है। अरे तो कोई पर्सनल रंजिश थोड़ी है भाई, आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर हो, आप जीएसटी कमिश्नर हो। तो संपत्ति अटैच करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जब जरूरी हो तभी अटैच करनी है, और दूसरा जो अटैच कर रहे हो उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोविजनल अटैचमेंट तभी हो सकता है, उसी की प्रॉपर्टी से हो सकता है जिसको पैसे देने बाकी हैं। प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन, मान लो वो रहता किसी और प्रॉपर्टी में है, वो रहता किसी और प्रॉपर्टी में है और अटैच जो है वो इसलिए कर ली गई क्योंकि वो किसी और की संपत्ति पे रह रहा है। अरे भाई, हम रह रहे हैं किसी और की संपत्ति पे, मान लो कि हमें दुख देने के लिए सरकार ने वो अटैच कर ली, जब हमारी ओनरशिप में ही नहीं है तो अटैच कैसे कर लेगी वो? जिसके पैसे बाकी हैं रिकवर होना, उसी के नाम की संपत्ति जो है वो रिकवर होगी। ठीक है, अटैच होगी। ठीक है, आनंद भाई पूछ रहे हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगता है कि नहीं। वो तो खैर अपना मुद्दा आज है नहीं, डिमांड और रिकवरी वाला मुद्दा आज पूछें प्लीज। ठीक है, चलो। मूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी अटैच्ड ओनली इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले अटैच होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी बाद में। और मूवेबल प्रॉपर्टी भी तब अटैच होती है जब जरूरत पड़े। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी, अगर उससे काम चल जाता है तो बस बात खत्म, फिर कुछ और नहीं करना है। चलो, अब लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस करके जो टॉपिक है सर, मेरी नजर में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टेबल आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट की किताब में नई नई ऐड हुई है, लेकिन इस टेबल के अंदर जितने भी सिनेरियो लिखे हैं उनको समझने के अलावा एक दूसरा रास्ता यह भी है कि हम अपने कॉमन सेंस को फॉलो करें। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास ओवर नहीं कर रहा, मैं एक बात समझा रहा हूं
कि जो अगले हमारे जो ये जितनी भी चीजें यहां पर अभी हम देखेंगे उनमें कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल दो कंपनियों का अमलगमेशन हुआ, तो जीएसटी की लायबिलिटी किसकी? भाई अमलगमेशन से पहले जो लोग जिम्मेदारी पर थे, जो लोग पद पे थे, जो डायरेक्टर थे, उन्हीं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस दिन तक का। अमलगमेशन से पहले की जिम्मेदारी दोनों की अलग अलग है और अमलगमेशन के बाद की जिम्मेदारी तो एक कंपनी की है, तो ये तो नेचुरल है ना। मान लीजिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, तो सवाल है इसमें कि नोटिस किसको जाएगा? अरे भाई एलएलपी को जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वो दीवारें जवाब थोड़ी देंगी, वो 4 पार्टनर मिलके जवाब देंगे ना। और अगर उनमें से कोई पार्टनर ये साबित कर दे मैं तो लंदन में था, मेरी बाईपास सर्जरी चल रही थी, तो मेरी तो लायबिलिटी है नहीं, हाँ तो भाई नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन आप देखिएगा सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो हमें आते हैं, आते तो पहले वाले भी थे, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। आइए, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, सबसे पहला है लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। पहले ये बताओ आपको समझ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, अब किसकी जिम्मेदारी है बताओ? जिम्मेदारी है जी दोनों की, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है, दोनों को मिलके पे करना है। हम ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, डिपार्टमेंट ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, वो कहेगा दोनों अंदर हो लो। वो कह रहा जी मैंने बेच दिया, वो देगा, वो कह रहा मैंने तो अभी खरीदा है, पुछला है, वो देगा। सरकार कह रही अंदर लॉकअप में लड़ लो और बाहर आके बता देना कौन दे रहा है पैसे, चक्कर ही खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो गई जी बात? पक्का समझ आ गया? चलो आइए फोकस करें टॉपिक पे, फोकस। लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल में कौन लायबिल है ये देख लो आप। बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल जॉइंटली एंड सेवरली, दोनों जिम्मेदार। झगड़ा ही खत्म भाई। टैक्स की चोरी सरकार करी है यार, तूने पक्का षड्यंत्र रच करी होगी, अकेले कैसे हो गया ये सब कुछ। अच्छा, अब देखते हैं भाई लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज। तो 2 और मोर कंपनीज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, मतलब मर्जर से पहले दोनों अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं। लायबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में कौन जिम्मेदार होगा? सबसे पहली बात कंपनी, और अगर रिकवर नहीं हो सकता तो डायरेक्टर्स। Where the dues cannot be recovered from private company, then same shall be recovered from directors. टाइपिंग तो अभी मैं देख लेता हूं, अगले पेज पे ठीक लिखी होगी। हाँ, रिकवर्ड फ्रॉम ए डायरेक्टर। देखो भाई रूल सिंपल याद कर लो। प्राइवेट कंपनी में क्या चक्कर है कि सरकार ऐसा सोचती है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर की लिमिट है मैक्सिमम 200, तो उसमें जो भी हो रहा होगा आपने अपनी जेबें भरने के लिए कर दिया होगा, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर को जिम्मेदार मान लिया जाता है। पब्लिक कंपनी में ऐसा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन कौन जिम्मेदार है वो जिम्मेदार माना जाएगा केवल, ये थोड़ा फर्क है। तो देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब आपको याद होगा आपने कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट विल पढ़ रखी है, आपको याद होगा आपने पढ़ रखा है कि साहब कंपनी जिम्मेदार होगी, कंपनी अपने करंट अकाउंट से पे करेगी, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी क्यों होगी जब तक उनके खिलाफ फ्रॉड साबित नहीं हो जाता। सब सही है, लेकिन फ्रॉड अगर साबित हो जाता है तब तो वो जिम्मेदार है ना, इसलिए यहां पर डायरेक्टर लिखा है। ये देखो, डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी शैल बी लायबल। हाँ बस आप ये साबित कर दो, कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लेक्ट, मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर ये आप साबित कर देते हो कि भाई हमने कोई गलती नहीं करी, हम तो सर्जरी करा रहे थे लंदन में, तो बच जाओगे आप। पहले बताओ समझ आया ये बात? छवि जी कह रही है सरकार टेंशन नहीं लेती बस देती है। हाँ और क्या, सही बात है। यस, अगला देखें आप, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स। फर्म मतलब एलएलपी हो चाहे पुरानी पार्टनरशिप हो, तो पार्टनर्स पे करेंगे और क्या पे करेगा? ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल।
अब वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर चिल्लाने लगे हमारी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। उनसे कह रहा भाई तुम चुप बैठो, 2008 का कानून है तुम्हारा, जीएसटी 2017 में आया, लेटर इज द बेटर। ये देखो क्या लिखा है सरकार ने, नॉर्मली पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज इन एलएलपी but the GST Act overrides all other laws and the partners become jointly and severally liable for the entire GST dues। वाह भाई वाह, देखो आप कितनी अच्छी बात है, देखा आपने। अब एक क्वेश्चन देख लो भाई, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, नाम्बियार एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 4 पार्टनर हैं, कोई होगी पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्या पता तुम्हारे पेपर में यही चमकता हुआ नजर आए तुम्हें। नाम्बियार एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है विद 4 पार्टनर्स। मिस्टर सी रिटायर्स ऑन 20 अगस्त, मिस्टर सी जो है वो रिटायर हो गए 20 अगस्त को। नाम्बियार एंड कंपनी क्या जीएसटी पेमेंट 20,000 रुपए बाकी है 20 अगस्त तक, तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मिस्टर सी इन्फॉर्म्स द कमिश्नर ऑन 30 अगस्त। बताओ 30 अगस्त को क्यों बता रहे हो भाई, तुम जब 20 अगस्त को रिटायर हो गए तो चलो, तो तुम जिम्मेदार हो। नाउ इफ नाइदर सी नॉर द फर्म इन्फॉर्म्स कमिश्नर रिगार्डिंग इज रिटायरमेंट, अब किसी ने सरकार को रिटायरमेंट के बारे में बताया ही नहीं, और अब 30 सितंबर को 35,000 रुपया हो गया, व्हेन फाइनली इन्फॉर्म द कमिश्नर, तो 35,000 की जिम्मेदारी है। ये तो वो पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा तुमने, अगर तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते रिटायरमेंट का तो तुम फर्म के ड्यूज के लिए जिम्मेदार माने जाते हो, इसमें कौन सी कमाल की बात थी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे लिख रखा है जैसे पता नहीं सीए में फाइनल में 14 नंबर का यही टपकेगा। थोड़ा सा आप अपनी हिम्मत बनाए रखो, टॉपिक के नाम भारी हैं, टॉपिक के दाम भारी नहीं है, अंदर कुछ नहीं होता ज्यादा मसाला। डॉली जी कह रही हैं ये इंपॉर्टेंट है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मुश्किल नहीं है। अरे यहां पर आपने 20 अगस्त को रिटायरमेंट ले ली, 30 अगस्त को बता दिया, 30 अगस्त तक ड्यूज 20,000 थे, तो 20,000 पे करने आपको, मतलब उसके लिए यू आर ऑल्सो लाइबल, अकेले नहीं देने बट यू आर ऑल्सो लाइबल। नाउ ऑन 30th September यू आर इन्फॉर्मिंग कमिश्नर साहब, so on 30th September what was the GST due? 35,000, so you are liable for 35,000 collectively, simple। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर। लाइबिलिटी में अगला टॉपिक देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ गार्जियन और ट्रस्टी। भाई देखो क्या है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो मतलब लेवी करी जाएगी, रिकवर करी जाएगी किससे, गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट एंड द बेनिफिशियरी। ठीक है, पक्का क्लियर। अब जैसे यहां पर लिखा है कि माइनर भी हो सकता है बेनिफिशियरी, तो कोई ट्रस्ट है, मान लो किसी माइनर के बेनिफिट के लिए बनाई गई, तो माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से ही रिकवरी हो सकती है। माइनर को नहीं कहेंगे बेटा तू चल जेल में जा, पैसे क्यों नहीं दे पा रहा। ठीक है, अगला देखो, लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स मतलब, अरे जैसे कोई इंसॉल्वेंसी हो रही होती है ना, तो इंसॉल्वेंसी के समय किसी का व्यापार सरकारी अधिकारी को सौंप दिया जाता है संभालने के लिए। सरकार किसी बिजनेस को मान लो अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो उसको संभालने के लिए भी सरकारी अधिकारी अपॉइंट हो जाता है, और फिर जीएसटी के ड्यूज पेंडिंग हो जाए तो उसे बुलाएंगे ना कोर्ट में। ये कौन है, लाइबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ टैक्स पेयर। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं सर, डेथ ऑफ टैक्स पेयर में जो 2 केस हो सकते हैं उसको पहले तुम ध्यान से एक लाइन सुन लो। देखो, अगर वो बिजनेस इनहेरिटेंस में किसी ने सक्सीड कर दिया, मतलब कंटिन्यू करा गोइंग कंसर्न में, तो जिसने कंटिन्यू करा वो पैसे देगा, पूरे देगा। मेरी बात कॉमन सेंस से सुनना, बहुत प्यारी है। कोई व्यापारी मर गया, राइट, और व्यापारी के मरने के बाद क्या हुआ कि वो आगे उसके उत्तराधिकारी ने इनहेरिटेंस में बिजनेस में से मिल गया और वो कंटिन्यू कर रहा है, तो जीएसटी की रिकवरी का चक्कर ही खत्म, उससे ले लेंगे ना पूरे पैसे। लेकिन मान लो किसी के मरने के बाद उसका कारोबार बंद कर दिया हमने, तो फिर जितनी वो रूल है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, लॉ में, कि जितनी एसेट
बच्चा इनहेरिट करेगा बस उतने रुपए तक के लिए वो लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं। अगर वो बिजनेस कंटिन्यू है तो पूरे के लिए लायबल है, और अगर वो बिजनेस बंद है तो जितनी एसेट है उनके पास बस उतने के लिए लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला जरा 1 मिनट क्वेश्चन देख लो तुम, रूल तो तुम पढ़ लोगे। ये देखो जरा, द लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी पर्सनली लायबल। मैं तो वही बता रहा हूं ना, जितनी एसेट आएंगी बस उतने में से पे करना है। मिस्टर एफ डीलर है लैपटॉप के, इनके 2,25,000 बाकी हैं जीएसटी में देने, बट ही पासेस अवे, ओहो अरे, and his daughter Miss D takes over the shop, then Miss D is liable to pay pending amount of 2,25,000. That's exactly what I'm saying. However, if Miss D inherits 40,000 and closes down the shop after her father's death, then she would be liable to pay only 40,000. She cannot be held liable for the balance 1,85,000 since it is beyond the inherited amount. अब ये इतनी अंग्रेजी करने की क्या जरूरत थी भाई, मैं बता तो रहा हूं। इनहेरिटेंस में जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो उत्तराधिकारी की इंग्लिश जो भी होती है, वो अगर बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो पूरे पैसे देगा। अब तो वही मालिक है ना, बच कैसे जाएगा। और अगर बिजनेस बंद होगा तो जो भी ये उत्तराधिकारी को इंग्लिश में कहते हैं, ये आदमी जितना इसको पैसे मिलेंगे बस उतने वो पैसे देगा। क्लियर हो गई जी बात। हाँ, लीगल हेयर, राइट, लीगल हेयर ठीक है। चलो अब अगला केस देखते हैं क्या है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन डिसोल्यूशन। अरे हर पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होगा, ईच मेंबर। ठीक है, संपत्ति सब में बटी है तो साहब लायबिलिटी नहीं दोगे सब। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की संपत्ति तो सबको चाहिए, तो उसकी लायबिलिटी भी तो सबको बांटनी है। ठीक है जी। लायबिलिटी व्हेन ट्रस्ट इज टर्मिनेटेड, जब ट्रस्ट बंद होती है तो आपको देखना पड़ेगा जो पैसे हैं वो कहां गए। अगर बेनिफिशियरी के पास गए तो बेनिफिशियरी लायबिल होगा। लायबिलिटी इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, देखो जो क्या है, पुरानी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई तो जो नए पार्टनर्स हैं वो भी, और जो पुराने वो भी, मतलब पुराने वाले उस डेट तक के लिए, नए वाले उस डेट से आगे के लिए। अब पहले मुझे ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं समझ आया टोटल, ये जो टेबल था। अब ये क्वेश्चन है, मैं जरा ध्यान से बता दूं आपको, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग पहले फटाफट इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, और मुझे बताओ कि पिछला अब तक समझ आया कि नहीं। यस दोस्तों, क्लियर हुआ सब कुछ कि नहीं क्लियर हुआ, प्लीज बताइए। सब लोग बस ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बचेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 16 और कॉन्सेप्ट नंबर 17, और दोनों इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड है। आपका अच्छा दिल लगेगा, और यकीनन दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 16 और कॉन्सेप्ट नंबर 17 जो हैं वो फाइनल लेवल के माने जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 16 और कॉन्सेप्ट नंबर 17 जो हैं वो आज ही रात घोट के पी जाना, देखो बहुत अच्छे हैं वो कॉन्सेप्ट और बहुत जरूरी हैं वो। ठीक है, चलो। एक्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स हैं एबीसी, डिसाइडेड टू वाइंड अप इट्स अफेयर्स ऑन 1 अगस्त आफ्टर सफरिंग लॉसेस। उन्होंने मिस्टर सीए को एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट करा ऑन 15 अगस्त। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। पहला सवाल, इनके आंसर्स पी जाना, रूल के चक्कर में मत पढ़ना, देखो ठीक है। लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कमिश्नर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, इफ सो विद इन विच पीरियड। लिक्विडेटर को जीएसटी कमिश्नर को बताना पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं बताना पड़ेगा, तुम बिजनेस के नए सरताज हो, तुम बिजनेस के नए सरगना हो, तुम बिजनेस के नए सरकार बनकर बैठे हो, तो बताओगे ना कि ऑथराइज सिग्नेटरी अब तुम हो गए हो। कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इफ सो विद इन विच पीरियड। यस, कमिश्नर भी बताएगा लिक्विडेटर को कि बेटा देख कितने पैसे बचे हैं, देख लियो, वो भी बात सही है।
हु इज लायबल टू पे जीएसटी ड्यूज? भाई जो भी डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे, वो ठीक है, लेकिन बिजनेस आगे अगर लिक्विडेटर कंटिन्यू करता है तो लिक्विडेटर अपनी कंपनी से पे करेगा। ए और बी अगर जीएसटी ना दे पाए तो कौन देगा? ये ध्यान से देख लो, सी अलोन विल हैव टू पे। ये चारों उत्तर अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर लिक्विडेटर आता है तो 30 दिन के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बताएगा, कमिश्नर ने 3 महीने में बताना है कि कितने पैसे बाकी हैं, 3 महीने में कंपनी ने पे करना है, सब लोग पुराने ड्यूज के लिए जिम्मेदार हैं, और अगर वो पुराने वो 2 लोग नहीं दे पाए तो ये देगा। ठीक है भाई। अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 16, स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स। पहले तो इतना सुनो, स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई पूछ रहे थे। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी एलएलपी जो है, कॉर्पोरेट एंटिटी जो है, वो इंसॉल्वेंट मान लो हो जाए। स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर क्यों? क्योंकि वो किस में चली जाती है? अंडर गोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वो इंसॉल्वेंसी में चली गई। इंसॉल्वेंसी का कानून कौन सा है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये तो पता ही है आप लोगों को। ग्रुप 4 चैंपियंस, ग्रुप 3 चैंपियन तो है ही। ग्रुप 4 वालों, ग्रुप 3 में एक चैप्टर है ना आईबीसी। तो कंपनी मान लो इंसॉल्वेंसी में चली गई तो तुम्हें पता होगी एक बहुत जरूरी बात कि कंपनी के ऊपर जैसे आईबीसी लगता है, जैसी वो सीआईआरपी में जाती हैं, जैसी उनकी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल होती है, वो सबसे पहले तो वो आ जाता है वो देवता इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और उसके आते ही सबसे पहला काम होता है डायरेक्टरों को निष्कासन, उनको निकाल दिया जाता है। तो तुमने उनको तो निकाल दिया, तो जीएसटी पोर्टल पर ऑथराइज सिग्नेटरी में अब तक तो डायरेक्टर का सिग्नेचर था, उनका डीएससी लगता था, तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, ये वो रूल है। ठीक है, वो वाला टॉपिक है यहां पर। देखो इसके ऊपर आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो ये आंसर इतने लंबे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हाईलाइट करवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। पहला, हाउ आर ड्यूज बी डेल्ट? जो जीएसटी के पैसे उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऑपरेशनल डेट की तरह माने जाएंगे, बाकी सब बेकार का पैराग्राफ। ऑपरेशनल डेट और फाइनेंशियल डेट 2 प्रकार के ऋण माने जाते हैं, आप याद कर लीजिए आईबीसी में। तो जीएसटी के जो पैसे बाकी हैं उन्हें ऑपरेशनल डेट माना जाएगा, ना कि फाइनेंशियल डेट। ये बड़ी बातें हैं जो मल्टीपल चॉइस में भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। दूसरा सवाल है, शुड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल्ड? क्यों भाई, कंपनी बंद हो गई क्या? चलो एक बार को ये मान लो कि मोरेटोरियम है, कंपनी का बिजनेस रुका हुआ है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दो, वो जान से मानने की क्या जरूरत है उसको? ये देखो आप, शुड नॉट बी कैंसिल्ड, यहीं कहीं लिखा होगा, सस्पेंड कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। हाँ, मे सस्पेंड, जरूरत पड़ेगी तो सस्पेंड कर सकते हैं आप। क्लियर हो गई जी बात? पक्का? अगला देखो आप, इज आईआरपी और आरपी लायबल टू फाइल रिटर्न्स? जब सस्पेंड हो जाएगा तो किस बात के रिटर्न? बिजनेस हाँ कंटिन्यू होगा तो करना पड़ेगा, पुराने रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है। इट इज क्लैरिफाइड दैट वी नीड नॉट टू फाइल द प्रीवियस रिटर्न्स। इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद पुराने रिटर्न भरने की जिम्मेदारी नहीं है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। क्या एक नया रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए सीआईआरपी पीरियड के लिए? देखो क्या है, ऐसा माना जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने इंसॉल्वेंसी में डाल दिया उसका एक प्रकार से उस समय के लिए नया जीवन है। वैसे तो यहां पर लिखा है कि एक नया रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप पुराने के पर्टिकुलर्स मॉडिफाई करा लो, दोनों संभव है। ठीक है, तो आप तो यहां इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंड लिया है वो तो ये है कि नया रजिस्ट्रेशन ले लो। तो आप भी याद रख लेना कि हमें जब एक कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली जाती है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, तो हमें पुराने रिटर्न तो भरने नहीं उस वाले के। तो जब वो पुराने रिटर्न भरने नहीं और आगे प्रोसेस लेगा नहीं, तो फिर नया रजिस्ट्रेशन हम ले लेंगे। पुराने रिटर्न भर देते हो तो सेम लॉगिन चलता रहेगा, तो आप ऐसे कर लो, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, पहला रिटर्न कैसे भरते हैं? अरे जैसे भरते भाई वैसे ही भरते हैं, उसमें क्या नई बात है। असल में फर्स्ट रिटर्न में दिक्कत होती है, आप लोग को ना पता हो तो हम रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आता है बाद में, और हम बिना नंबर के रसीदें काटते रहते हैं।
तो फर्स्ट रिटर्न जो भरा जाता है वो उस पीरियड का भरा जाता है जिसमें हमने अप्लाई कर दिया लेकिन अभी नंबर नहीं आया। तो फर्स्ट रिटर्न जो है वो कैसे भरा जाएगा, देखो, अंडर सेक्शन 40 ऑफ द जीएसटी एक्ट फॉर द पीरियड बिगिनिंग द डेट ऑन इट बिकेम लायबल टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। बिल्कुल वही रूल है। नहीं, नील रिटर्न या यशवंत का क्वेश्चन अच्छा है, वो कह रहा है नील रिटर्न फाइल होगा या टैक्स वाला, इट डिपेंड्स। ये भी तो हो सकता है कि सीआईआरपी के दौरान बिजनेस को कंटिन्यू रखा जाए, क्या पता हमारी कंपनी को एसेंशियल चीजों की सप्लाई करती हो, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो भाई 16वां टॉपिक भी पूरा हो गया। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 16 टॉपिक आपको समझ आए कि नहीं समझ आए। पहले आप अच्छे तरीके से ये बताओ कि आपको ये 16 टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए। 17वां टॉपिक करना हम तभी शुरू करेंगे। We would be able to finish the 17th topic as well. ये भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लीज बताइए। छवि कह रही है टैक्सेबल सप्लाई हुई होगी। हाँ हुई होगी तो फिर टैक्स वाला रिटर्न जाएगा, नहीं हुई होगी तो नहीं जाएगा टैक्स वाला रिटर्न, वो तो डिपेंड करता है ना। वेरी मच क्लियर, गुड। आइए अब स्वागत आप सबका आखिरी कॉन्सेप्ट पर। लेकिन आखिरी कॉन्सेप्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, एक पिछला कॉन्सेप्ट जो इससे था वो ये था कि अगर हम इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं और पुराने वाले जीएसटी लॉगिन के रिटर्न्स भरते नहीं तो हम नया रजिस्ट्रेशन ले लें, ठीक है। लेकिन जब भी तुम नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे ना, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें ड्रॉप डाउन आता है कि तुम कौन हो जो अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टर हो, कौन हो तुम, कंपनी के चेयरमैन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हु आर यू टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब इस केस में आपको क्या बताना पड़ेगा, आप साफ साफ बताओ ना कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, और आप क्लियरली अप्लाई करो कि हम जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी अंडर सीआईआरपी है, तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी सरकार ने शुरू करी है ड्रॉप डाउन की, कि तुम क्लियरली मेंशन करो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त कि तुम कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, वो अंडर इंसॉल्वेंसी है तो उसको सिलेक्ट करो कि तुम अंडर इंसॉल्वेंसी हो, बस ये बात है। आइए जरा देखें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। कोई और क्वेश्चन भी आए कुछ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद इन 30 डेज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। They should select the reason for registration as corporate debtor undergoing the corporate insolvency resolution process. ये रीजन आपको सिलेक्ट करना है, why are you taking GST registration from the drop down, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में एक डेट डालनी पड़ती है कि बिजनेस कब से शुरू हुआ, तो वो क्या डालोगे आप, जिस दिन आप अपॉइंट हुए वो। आप ही जीएसटी लॉगिन में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगे, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट तो बेकार है, उसमें तो लिखा है, मान लो आपके कई सारे प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो एडिशनल वाला भी डाल दो, वो तो डलेगा ही, उसमें क्या है। 6ठे पॉइंट में लिखा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ही डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, वो भी ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो। द न्यू रजिस्ट्रेशन बाय इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड ओनली वंस। इस लाइन का क्या मतलब है सर, कंपनी लॉ में आईबीसी में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा होगा कि जब आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करते हो तो जरूरी नहीं कि सेम बंदा ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनता है, और जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से इंसॉल्वेंसी की शुरुआत होती है जरूरी नहीं उसी से खत्म होती है, बीच में चेंज भी कर सकते हो। तो जब आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चेंज होगा तो फिर नया रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, वो तो एक बार ले लिया पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। प्रोफेशनल पर की पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी चेंज हो रहा है, प्रोफेशनल की पोस्ट तो एक ही है, ठीक है ना, ये बात है। इन केस वेयर आरपी इज नॉट द सेम एज आईआरपी या फिर डिफरेंट आरपी इज अपॉइंटेड मिडवे, द चेंज इन जीएसटी सिस्टम में बी कैरिड आउट बाय अ नॉन कोर अमेंडमेंट। मतलब आप बस सिग्नेटरी चेंज करो, प्रोफाइल अपडेट कर दो, दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। द चेंज इन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी कैन बी डन, ठीक है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि भाई आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। सो दोस्तों, ऑल 17 कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डन। सभी 17 कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए हैं।
आज का हमारा सेशन का जो टारगेट था वो हमने खुशी खुशी अचीव कर लिया है। अगली क्लास में जब हम जाएंगे तो वहां पर भी हम कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप सबको बता दूं, मैंने जानबूझकर पहले वो कॉन्सेप्ट चुने जो एक्सक्लूसिव टू सीएमए फाइनल हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स या तो बोरिंग या तो डिफिकल्ट लगते हैं। तो एक दफ़ा आप उन्हें मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं, आप दोबारा ये क्लास देख सकते हैं, दोबारा से रिवीजन देख सकते हैं। जैसा कि हमने नाम रखा है, इट्स अ सेवियर रिवीजन, तो आप सबको ये ज़रूर बचाएगा। ठीक है, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए ही है। एक दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, हम उनको बात कर लेते हैं। तनुज कह रहे हैं ये टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है अप्रोक्स? आप मान के चलो कि पिछले 2-3 दिनों से जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे खासे बढ़िया नंबरों से आपके में आएगा। 15-20 नंबर तो आप मान के चलो कि ऐसा ज़रूर आता है कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट से आता है। हाय विपिन, ग्रेट, थैंक यू सो मच विपिन। अब हम इनका एक क्वेश्चन था आनंद भाई का, क्या है, अकोमोडेशन में जीएसटी के बिल के टैक्स नहीं भरा और बिल पे हो गया, जब जीएसटी टैक्स और पेनल्टी का नोटिस आया तब परसेंट, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो इंसॉल्वेंसी वाली डेट का वो देखेंगे सब कुछ। छवि कह रहे हैं ये सारे टॉपिक्स ओल्ड सिलेबस में भी है ना जो आप पढ़ाए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ भी अभी ऐसा नहीं पढ़ाया जो ओल्ड या न्यू में अनकॉमन हो। अभी हम सब कुछ कॉमन पढ़ेंगे और लगभग पूरे महीने हम कॉमन ही पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली मई में भी हम सब कुछ कॉमन पढ़ेंगे। राइट, बिल्कुल अंत में हम एक्सक्लूसिव चीजें देख लेंगे जो मुश्किल से 2 या 3 है, दोनों में 16 एंड 22 में सब कुछ केस स्टडी आता है, लगभग सब कुछ केस स्टडी आता है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, क्लास ओवर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।